हाँ भाई, अब आ गई। वो क्या हुआ, मैं साउंड खोलना भूल गया। ठीक है ना, हम तो वन मैन आर्मी। हाँ भाई, दोबारा आवाज नहीं आई थी, दोबारा सुना। तो ये क्या कहलाता, आदर्श कृष्ण का ऊर्जा वितरण वक्र, है ना। आइडियल ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस किस के बीच में था, वेवलेंथ, जो वहां से रेडिएशन आ रहे हैं उनकी वेवलेंथ, और हर वेवलेंथ पर जो ऊर्जा है, हर वेवलेंथ पर जो ऊर्जा है उनके बीच में वक्र। इस वक्र को प्रिंग साहब ने निकाला था, प्रिंग साहब ने बताया था। अब इसको समझाने के लिए बोले हम समझाएंगे इसको, तो समझाने के लिए सबसे पहले आई क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहले बीन भाई साहब को, उसके बाद ले लो जीन्स को। तो एक तो वीन का वितरण नियम, वीन का विकिरण वितरण नियम, है ना? और एक है रेले और जीन्स का विकिरण वितरण नियम, है ना? रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लो वो वीन का, और रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लो रेले और जीन्स का। तो दोनों ने समझाने की कोशिश की। कल मैंने बता दिया था कि वीन जो है, वीन तो छोटी तरंग दैर्ध्य को शॉर्ट वेवलेंथ को समझाता था। इसने जो अपना नियम दिया, विकिरण का नियम दिया, है ना, वो तो शॉर्ट वेवलेंथ को समझा पाया, और ये क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ को समझा। ठीक है, तो यहां तक तो वीन ने समझाया था, और यहां तक इसने रेले और जीन्स ने, मतलब दोनों में से कोई भी एक इस पूरे को नहीं समझा। तो मैं तो ऐसे याद रखवाता हूँ बच्चों से कि भाई वीन छोटा नाम है तो छोटी वेवलेंथ को समझा रहा है, रेले और जीन्स बड़ा नाम है तो बड़ी वेवलेंथ को समझा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह ये दोनों ही फेल हो गए क्लासिकल मैकेनिक्स में, दोनों ही फेल। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले आज का टॉपिक डाल है चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर, चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर कृष्णिका विकिरण वितरण नियम, कृष्णिका विकिरण वितरण नियम, चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर कृष्णिका विकिरण वितरण नियम। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑन बेस्ड ऑफ क्लासिकल थ्योरी, ऑन बेस्ड ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो सबसे पहले नंबर एक डालें इसमें, बीन का विकिरण नियम, बीन का विकिरण नियम, बीन बीन रेडिएशन लॉ, बीन रेडिएशन लॉ, इसमें लिखें थोड़ा सा, बीन के अनुसार, बीन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बीन, बीन के अनुसार कोटम में उपस्थित विकिरण तरंगें होती हैं। अकॉर्डिंग टू बीन, रेडिएशन इन कैविटी आर वेव्स, जिनकी ऊर्जा सतत होती है, विच एनर्जी आर कंटिन्यूअस। इन विकिरणों की आवृत्ति, सॉरी, इन तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स, दोलकों की ऊर्जा के समानुपाती होती है, दोलकों की ऊर्जा के समानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव्स इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स। इन तरंगों की तीव्रता, इन तरंगों की तीव्रता दोलकों की संख्या के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी ऑफ these waves is proportional to number of oscillators in a cavity. इन तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बीन के अनुसार
On basis of these facts, according to Green, लैम्बडा तथा लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा तरंगदैर्ध्यों के मध्य ऊर्जा, तरंगदैर्ध्यों के मध्य ऊर्जा, एनर्जी बिटवीन wavelength lambda and lambda plus d lambda h। देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताऊंगा तुमको, इसका डेरिवेशन नहीं करना आप लोगों के कोर्स में नहीं है। ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर, ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर कोई भी कांस्टेंट हो, लैम्बडा की पावर -5 ई की पावर माइनस बी अपॉन, है ना, उसको बी मत कहो, उसको कोई भी कांस्टेंट सी कह रहे, सी अपॉन लैम्बडा टी और बी है। लिख लो इसको, ए लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर ए लैम्बडा की पावर -5 बी की पावर माइनस सी अपॉन लैम्बडा टी। सी भी मतलब स्क्वायर, कोई और ही कांस्टेंट दे दो, इसको नाम दे दो स्मॉल ए अपॉन लैम्बडा टी डी लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ने क्या कहा, बस इतना सा याद करना आपको। बी ने क्या कहा कि ये जो महाराज है, जो कैविटी थी, इसके अंदर जो एटम है, इसके अंदर जो एटम है, प्रत्येक एटम क्या है, एक दोलक, दोलक मतलब ऑसिलेटर। तो जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने से ये ऑसिलेटर वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है, हर एटम कंपन करता है, और कंपन करने से यहाँ पे तरंग निकलती है। ये जो तरंगें निकलती हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी, इनकी जो आवृत्ति है, वो इसकी आवृत्ति इसकी ऊर्जा के समानुपाती हो। पहली बात तो ये कही थी, जो वेव निकल रही है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात कही कि यहाँ पे जो तरंगें निकल रही है उनकी इंटेंसिटी, उनकी तीव्रता इन दोलकों की संख्या के समान। ऐसा बीन ने माना, ऐसा बीन ने माना, और मानकर हम आएंगे अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो इस बात को मानकर उसने लैम्बडा और लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा के बीच में जो एनर्जी, मैंने कहा था ना, हर लैम्बडा की एनर्जी ई लैम्बडा है, हर लैम्बडा की एनर्जी क्या है, ई लैम्बडा। तो उसके नजदीक जो डी लैम्बडा परास है, लैम्बडा के नजदीक जो डी लैम्बडा रेंज है, उस डी लैम्बडा रेंज में जो एनर्जी है, देखो एक तो हर लैम्बडा पर एनर्जी आएगी ई लैम्बडा, अब बहुत सारे लैम्बडा, एक रेंज है लैम्बडा की डी लैम्बडा, उसके बीच में जो एनर्जी है उसको लिखा जा रहा है ई लैम्बडा डी लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है बीम के अनुसार वो ये, वो ये, इसी को बोलते हैं बीम का विकिरण, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो नीचे लिखते हैं इसे बीम का विकिरण नियम कहते हैं। ठीक है, बीम का डिस्प्लेसमेंट लॉ अलग है, विकिरण नियम अलग। ठीक, अब इसको थोड़ा सा खोलो, देखो एक्सपेंड करो। ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर ए, लैम्बडा 5 को नीचे लेना और इसको भी नीचे ले जाओ, ए की पावर ए अपॉन लैम्बडा टी, है ना, ये ब्रैकेट में, और ये डी लैम्बडा ऊपर रहेगा, और खोलो देखो, ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर ए अपॉन लैम्बडा 5, इसको देखो e की पावर x है ना, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल दो, ए स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर टी स्क्वायर, और फैक्टोरियल दो प्लस डॉट 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 डॉट, आगे खोल देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं a5 भी आएगा, a5 अपॉन लैम्बडा 5 t5 और फैक्टोरियल 5 प्लस a6 भी आएगा अपॉन लैम्बडा 6 t6 फैक्टोरियल 6, फिर a7 भी आएगा लैम्बडा 7 t7 और फैक्टोरियल 7 प्लस। ठीक है, मैंने इसको किससे बोल दिया, e की पावर x से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 ये। अब लैम्बडा 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा 5 को मल्टीप्लाई करो, तो लैम्बडा 5 यहाँ लैम्बडा 5 यहाँ लैम्बडा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लैम्बडा है ना, यहाँ लैम्बडा क्यूब हो जाएगा, है ना, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा,
लैम्बडा तो चली जाएगी, लैम्बडा 5 आ जाएगा, लैम्बडा 5 ये कट जाएगा, यहाँ पे फिर लैम्बडा, यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्बडा, यहाँ पे क्या आ जाएगा नहीं नीचे आएगा यहाँ पे लैम्बडा, और यहाँ पे क्या आएगा लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब लैम्बडा A4 तक, थोड़ा सा ध्यान सुने, A4 तक लैम्बडा ऊपर रहेगा, लैम्बडा 5 ऊपर रहेगा, लैम्बडा 4 ऊपर रहेगा, लैम्बडा क्यूब ऊपर रहेगा, ठीक है, लैम्बडा 2 ऊपर रहेगा, डॉट 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 यहाँ तक लैम्बडा ऊपर रहेगा, लेकिन यहाँ से आगे लैम्बडा नीचे रहेगा, यहाँ से आगे लैम्बडा नीचे रहेगा, बोलो। तो जब यहाँ से आगे लैम्बडा नीचे रहेगा, ये टर्म ज्यादा है, ये तो 5 की टर्म है, यहाँ पे टर्म कितनी है 5 है ना, इसको छोड़ दो कि इसमें लैम्बडा है नहीं, तो 5 टर्म ये हैं जिनमें लैम्बडा ऊपर है, बहुत सारी टर्म इधर है जिनमें लैम्बडा नीचे है। तो कौन प्रभावी हुआ, ये टर्म प्रभावी हुई है, ये टर्म प्रभावी हुई, ये टर्म प्रभावी हुई क्योंकि ये बहुत सारी है, इसकी चलेगी 54, इसकी नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्बडा ऊपर आएगा इन 4 टर्म 5 टर्मों में, और यहाँ पे बहुत सारी टर्म ऐसी होंगी जिनमें लैम्बडा नीचे रहेगा, तो बहुत सारे टर्म है तो इनकी चलेगी। तो ये क्या कह रहा है, लैम्बडा इंक्रीज करोगे, लैम्बडा इंक्रीज करोगे तो ये राशि डिक्रीज होगी, मतलब ये राशि डिक्रीज होगी तो ये पूरी राशि डिक्रीज होगी, मतलब ये पूरी राशि डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी। तो यहां से एक बात क्लियर है कि यदि लैम्बडा इंक्रीज करोगे, ई लैम्बडा डी लैम्बडा हमेशा इंक्रीज, ठीक है। तो यहां इसने क्या समझाया कि लैम्बडा को इंक्रीज करने से ई लैम्बडा डी लैम्बडा इंक्रीज होगा, ठीक है। हाँ भाई, तो लैम्बडा इंक्रीज करोगे तो ई लैम्बडा डी लैम्बडा इंक्रीज हो, और ये बात तो हमको कृष्ण का विकिरण में कहां दिख रही है, शॉर्ट वेवलेंथ में दिख रही है, लॉन्ग वेवलेंथ में दिख रही है, शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ में बीन वाला जो नियम है आदर्श कृष्ण का विकिरण को समझा देता है ना। लॉन्ग वेवलेंथ में नहीं, जो लॉन्ग वेवलेंथ पर लैम्बडा बढ़ाने से ई लैम्बडा घटता है, क्योंकि ये कह रहा है कि लैम्बडा बढ़ाने से ई लैम्बडा बढ़ेगा हमेशा, तो शॉर्ट वेवलेंथ को समझाता है, लॉन्ग को नहीं समझता, ठीक है। इसको लिखो यहां तक, इसको कंप्लीट करो, यहां तक कंप्लीट करो, और यहां पे लिखना कि ये टर्म प्रभावी हैं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, यहां पे लिखना ये बात, ये टर्म प्रभावी हैं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा, ये टर्म प्रभावी नहीं क्योंकि इनकी संख्या कम है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, लिख लिया, ये जरूर लिखना, ये टर्म प्रभावी नहीं होंगी, ये टर्म प्रभावी होंगी। अब नीचे लिखो, अतः स्पष्ट है कि लैम्बडा के मान में वृद्धि होने से ई लैम्बडा डी लैम्बडा के मान में वृद्धि होती है, यानी इट इज क्लियर, वैल्यू ऑफ ई लैम्बडा डी लैम्बडा इज इंक्रीज with increasing lambda, with increasing lambda, ठीक है। अतः बीन का विकिरण नियम केवल लघु तरंगदैर्ध्यों के लिए सत्य है, तो बीन रेडिएशन लॉ is valid only for short wavelength, short wavelength, ठीक है। तो ये बीन वाला फेल हो गया है ना, बीन वाला फेल हो गया, लॉन्ग वेवलेंथ के नहीं समझ पाए। अब लिखें
रेलेवे जीन्स का विकिरण नियम, रेलेवे जीन्स का विकिरण नियम, ये डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, अब तुम्हें बताना जरूरी है। रेलेवे जीन्स का विकिरण नियम, रेले एंड जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, रेले एंड जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इसमें रेलेवे जीन्स के अनुसार रेलेवे जीन्स के अनुसार कोटर के अंदर विकिरणों की अपरिगामी तरंगें बनती हैं। According to Rayleigh and Jeans, waves of radiations are stationary waves. ये तरंगें विभिन्न विधाओं में होती हैं। There are many normal modes. There are many normal modes of waves. ठीक है, प्रत्येक विधा में ताप T पर ऊर्जा kT होती है। एनर्जी in one normal mode at temperature T is kT। नीचे लिखो, इन विधाओं की संख्या, सॉरी ये लिखो, लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में, लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में इन विधाओं की संख्या नंबर ऑफ नॉर्मल मोड्स इन रेंज बिटवीन लैम्डा एंड डी लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा आर एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी। हमें तो कैसे क्यों लिखाया उसका कारण अभी सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे लिखो, ये लिख लो, फिर नीचे लिखो, प्रत्येक विधा की ऊर्जा ई लैम्डा, अच्छा इसको ऐसा करो, ई लैम्डा का एवरेज बराबर 8, ठीक है। नीचे लिखो, लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा परास में ऊर्जा एनर्जी बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ठीक है। इसकी इक्वेशन 1 मान लो, इसकी इक्वेशन 2 मान लो, इसकी इक्वेशन 3 मान लो, तो समीकरण 1 और 2 से मान समीकरण 3 में रख दो, तो लिख दो समीकरण 1 और 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये आ जाएगा 8 पाई kT अपॉन लैम्डा 4, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से क्या लिखा है, क्या बताया। रेले और जीन्स ने क्या कहा कि कोटर के अंदर जो विकिरण है, जो रेडिएशन है कैविटी के अंदर, वो क्या बना देते हैं, अपरिगामी तरंगें। अपरिगामी तरंगें, अपरिगामी तरंग का मतलब स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव पर देखो, इधर देखो, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा जल्दी से। इस तरह भी स्टेशनरी वेव बन सकती है, इस तरह भी स्टेशनरी वेव्स बन सकती है, देखो इस तरह, जल्दी जल्दी से देखें, है ना।
इस तरह भी स्टेशनरी वेव्स बन सकती हैं, किसी भी तरह स्टेशनरी वेव बन सकती है। तो इस तरह बन रही है तो ये एक मोड है, इस तरह बन रही है तो एक मोड है, इस तरह बन रही है तो एक मोड। ठीक है, तो ये मोड होते हैं। हाँ? तो यहाँ पे जो जितने मोड बने हैं, मोड बने हैं किस रेंज में, डी लैम्डा रेंज। तो मोडों की जो संख्या उसने काउंट की है ना, अपन को काउंट नहीं करनी, आपको याद रखनी है क्योंकि प्लांक भी इसी को काम में देता है। तो मोडों की जो संख्या काम में ली, जो डिटरमाइन की इसने, वो संख्या आई यहाँ पे 8π/λ4 डी लैम्डा। दूसरी बात कि प्रत्येक मोड में जो एनर्जी है, प्रत्येक मोड में जो विधा में एनर्जी है वो एनर्जी है kT। कितनी है, kT। ठीक है, अब मोड इतने हैं और एक मोड की एनर्जी इतनी है, तो इन सब मोडों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इन सब मोडों की एनर्जी मतलब डी लैम्डा परास में जो एनर्जी आएगी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके ये एनर्जी डी लैम्डा परास में इतनी आएगी। ठीक है ना, तो अपन को ये नहीं बताना इसको कि मोड कोड क्या है, क्योंकि अपने तो डेरिवेशन क्या टॉपिक की कोर्स में नहीं है। ठीक है, फिर भी तुमको आना चाहिए क्योंकि एक टॉपिक आता है इससे रिलेटेड कोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है तुमको कि रेले और जीन्स ने जो नंबर ऑफ मोड्स बताए थे, रेले और जीन्स ने नंबर ऑफ मोड्स जो बताए थे लैम्डा और डी लैम्डा परास में, है ना, वो इतने थे। ठीक, गुणा करके ये बता दी। अब यहाँ पे देखो कि ये साफ साफ चल रहा है कि लैम्डा को यदि बढ़ाओगे क्या होगा, ई लैम्डा डी लैम्डा का मान, है ना। और ये किसमें होता है, लॉन्ग वेवलेंथ में या शॉर्ट वेवलेंथ में, लॉन्ग वेवलेंथ, है ना। तो इस तरह ये नियम लॉन्ग वेवलेंथ को समझा देता है, शॉर्ट को नहीं समझा। लिख दे नीचे, इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि लैम्डा के मान में वृद्धि करने से, लैम्डा के मान में वृद्धि करने से ऊर्जा ई लैम्डा डी लैम्डा के मान में कमी होती है। It's clear that energy lambda d lambda is decreased with increasing lambda। ठीक है, फिर लिखें अतः यह विकिरण नियम, यह विकिरण नियम दीर्घ तरंगदैर्ध्यों के लिए सत्य है। Then this radiation law is valid only for long wavelength, long wavelength। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालें और इसमें याद रखना 8π/λ4 डी लैम्डा। नेक्स्ट टॉपिक डालें, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, चिरसम्मत भौतिकी की असफलताएं इन एडुकेसी ऑफ, इन एडुकेसी ऑफ द कैरियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, लिखो, ये नहीं समझा पाए बस ये लिखना, चिरसम्मत यांत्रिकी में दो विकिरण नियम, दो विकिरण नियम हैं। There are two radiation law in classical theory। नंबर एक, बीन का विकिरण नियम या बीन विकिरण नियम, बीन रेडिएशन लॉ, बीन रेडिएशन लॉ। नंबर दो, रेलेवे जीन्स का विकिरण नियम, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। नीचे लिखो, बीन का विकिरण नियम, बीन का विकिरण नियम
केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए सत्य होता है। बीम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बीम रेडिएशन लॉ इज वैलिड ओनली फॉर शॉर्ट वेवलेंथ, जबकि रेले और जीन्स का विकिरण नियम, whereas रेले जीन्स रेडिएशन लॉ दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए सत्य होता है, इज वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, अतः चिरसम्मत भौतिकी के या चिरसम्मत सिद्धांत के ये दोनों नियम कृष्णिका विकिरण वितरण, कृष्णिका विकिरण वितरण वक्र की व्याख्या नहीं करते हैं। तो both these law cannot explain black body, radiation distribution कर्व। ठीक है, इसके बाद लिखें नेक्स्ट टॉपिक प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक रेडिएशन लॉ, प्लांक का विकिरण नियम, प्लांक रेडिएशन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसको 5 बार इंपॉर्टेंट डाल दो भाई क्योंकि खतरनाक इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ भाई रामनाथ, क्या हाल है? बढ़िया, बस। तो प्लांक महाराज क्या कह के गए? प्लांक कह के गया था, मैंने बताया था शुरुआत की वीडियो में। प्लांक ने क्या कहा था कि भैया जो ऊर्जा है ना, इनकी विकिरणों की जो ऊर्जा है वो तरंग फलंग नहीं है, वो तरंग फलंग नहीं है, वो क्या है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में है। एच न्यू है, 2h न्यू है, 3h न्यू भी पॉसिबल है, 4h न्यू भी पॉसिबल है, 5h न्यू भी पॉसिबल है, बीच वाली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब उसने कहा कि यहाँ जो रेडिएशंस हैं उनकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है। कैसी है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट माने विविक्त। और किसके रूप में है? छोटे से पैकेट के रूप में। इसको मैं क्या बोलूंगा? सुपरवासित मान, सुपरवासित मान, वेल डिफाइंड वैल्यू, वेल डिफाइंड वैल्यू एच के रूप में है हमेशा। 2h में है, 3h में है, तो एक छोटी मतलब मिनिमम और वेल डिफाइंड वैल्यू के रूप में ये एनर्जी डिस्क्रीट होती है। प्लांक ने सीधी सीधी ये बात की, सबसे छोटा मान h है ना, और ये वेल डिफाइंड है, सुपरवासित है। तो वेल डिफाइंड वैल्यू के रूप में और मिनिमम वैल्यू के रूप में जो रेडिएशन की एनर्जी है वो होती है कैसी? डिस्क्रीट, विविक्त, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं। और जो वेल डिफाइंड और मिनिमम वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। ठीक है, तो ये प्लांक की परिकल्पना थी, प्लांक की परिकल्पना थी जो उसने बताया इस तरह, यहाँ पे जो एनर्जी है रेडिएशन इसके अंदर वाटर के अंदर है, उनकी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, उनकी एनर्जी कैसी है? डिस्क्रीट। कैसी है? डिस्क्रीट। अब मेरी बात है, ध्यान से सुनना जो इसने बात कही है उसको। ठीक है, तो प्लांक ने ई लैम्डा डी लैम्डा निकालने की कोशिश की, और ई लैम्डा डी लैम्डा निकालने के लिए उसने रेले और जीन्स वाला ही धंधा काम में लिया। थोड़ा सा सुनना ध्यान से, ठीक है, इसको जल्दबाजी अभी नहीं। उसने क्या किया? उसने कहा कि यार एक तो ये निकाल लो एन लैम्डा डी लैम्डा, और एन लैम्डा डी लैम्डा क्या है वो बता देंगे। तो जो रेले और जीन्स से निकाला था ना, विधाओं की संख्या, विधाओं की संख्या, नंबर ऑफ मोड्स, ठीक है। एक तो ये निकाल, बोले यार निकालने की जरूरत क्या है, ये तो रेले और जीन्स निकाल के देंगे आप।
चलो ये तो अपन नहीं निकालेंगे रेलवर्जियंस ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने विधाएं नहीं की, इसका नाम इसने बदल दिया, है ना, बता दूंगा मैं तुमको। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा, चलो बता देता हूँ। इसने नाम रखा दोलकों की संख्या। क्या नाम रखा? दोलकों की संख्या। तो उसको ई लैम्डा डी लैम्डा भी निकालना था प्लांक, और प्लांक को जब ई लैम्डा डी लैम्डा निकालना था तो उसने इसको यही सूत्र काम में दिया, बोले एन लैम्डा डी लैम्डा निकाल लो, मतलब विधाओं की संख्या निकाल लो, और विधाओं की संख्या तुम्हारा निकाल दी थी रेलवर्जियंस ने, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पर इसने नाम बदल दिया, इसको बोले विधाओं की संख्या नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? दोलकों की संख्या कहेंगे। और ये जो है ना, ये एवरेज एनर्जी है ना, एवरेज एनर्जी मतलब एक दोलक की एनर्जी, एक दोलक की एनर्जी, ठीक है ना। और वहां पे रेलवर्जियंस क्या कह रहा था इसको? एक विधा की एनर्जी। रेलवर्जियंस क्या कह रहा था इसको? एक विधा की एनर्जी, एक मोड की एनर्जी। तो रेलवर्जियंस तो इस एनर्जी को क्या लिख रहा था? केटी। क्या लिख रहा था? केटी। तो जितने विधाएं सबकी एनर्जी सेम, ठीक है। जब इसने क्या किया, बोले यार विधा तो मेरे काम में नाम ले ही नहीं रहा, है ना? ये नाम तो मैं काम में ले ही नहीं रहा, तो मैं क्या कहूंगा? दोलक की एनर्जी, एक दोलक की एनर्जी, एक दोलक की एनर्जी या एवरेज एनर्जी। एवरेज हमेशा एक का होता है, ठीक है ना। एवरेज जब भी निकालते हैं जो रिजल्ट आता है वो एक का ही होता है, ठीक है ना, एक एक का मान, समझ गए। तो इसने एक दोलक की एनर्जी निकाली, एक दोलक की एनर्जी इसने डिटरमाइन की बाकायदा, समझ गए। तो एक दोलक की एनर्जी निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद दिया। समझे मेरी बात, है ना। रेले ने क्या कहा? रेले ने कहा कि भैया वहां तो अपरगामी तरंग है, स्टेशनरी वेव, और जब स्टेशनरी वेव से तुम की विधाएं भी होंगी, तो उसमें तुम कहते हैं कि विधाओं की संख्या ये होती है 8 पाई/λ4 डी लैम्डा, है ना। और ई लैम्डा उसने क्या कह दिया? केटी। ई लैम्डा को क्या बताया उसने? केटी की प्रत्येक विधा की जो ऊर्जा होती है वो केटी होती है। तो वो तो बेचारा सरट लिया इस चक्कर। प्लांक ने क्या कहा? बोले नहीं यार, विधा विधा नहीं, तरंगे तो अपन बोलेंगे ही, तरंगे तो अपन बोलेंगे ही। अपन क्या बोलेंगे कि एक एटम है ना, वो एटम दोलक है। क्या है? ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर। और ऐसे कितने ऑसिलेटर हैं? ऐसे कितने ऑसिलेटर हैं? विधाओं के बराबर। तो रेले बोल रहा था कि विधाएं इतनी हैं, तो उसने कहा इतने ही ऑसिलेटर, इतने ही ऑसिलेटर। ऑसिलेटरों की संख्या उसने, प्लांक ने नहीं निकाली, उसने कहा जितनी विधाएं उतने ऑसिलेटर होते हैं, जितनी विधाएं हैं उतने ही ऑसिलेटर होते हैं, ठीक है। उसने ऑसिलेटर की संख्या नहीं निकाली, उसने सीधा लिख दिया, बोले जो प्लांक रेले दे गया विधाओं की संख्या वही दोलकों की संख्या है। तो एन लैम्डा डी लैम्डा उसने निकाल, लेकिन ई लैम्डा उसने निकाला। बोले यार एक दोलक की एनर्जी में निकालूंगा, उसने केटी निकाली, लेकिन मैं तो एनर्जी डिस्क्रीट बता रहा हूँ, मुझे एनर्जी निकालनी पड़ेगी। जबकि वो तो एनर्जी कंटिन्यूस बता रहा, कंटिन्यूस बता रहा, उसने केटी बता दी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी डिस्क्रीट है, तो उसने कोई एनर्जी को निकाला, उस एनर्जी को निकाल के मल्टीप्लाई किया, तब जाके ई लैम्डा डी फॉर्मूला, ठीक है। कॉन्सेप्ट लगभग किसके जैसा ही है, मैथमेटिकल प्रोसेस जो है वो किसके जैसा है? बिल्कुल रेले जैसा है। थोड़ा सा अंतर है, अंतर ये है कि रेले तरंगे बोल दी, तरंगे बोल दी, विधाएं बोल दी, है ना, एनर्जी कंटिन्यूस मान ली। इसने क्या किया बेटे ने? वहां पे एटम को दोलक बोल दिया। क्या बोल दिया? दोलक बोल दिया ऑसिलेटर। और ऑसिलेटर की संख्या जो है, ऑसिलेटर की संख्या जो है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर उतने ही बता दी जितनी विधा है। दूसरी बात, एक विधा, एक दोलक की इसने एनर्जी निकाली, एक दोलक की एवरेज एनर्जी उसने, सॉरी, एक दोलक की एनर्जी निकाली, तो एक दोलक की एनर्जी को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मैथमेटिकल प्रोसेस सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर, कॉन्सेप्ट में अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हम जो काम करेंगे, वो यही काम करेंगे, ई लैम्डा का मान निकालेंगे। तो ई लैम्डा के मान को निकालेंगे और एन लैम्डा डी लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ई लैम्डा डी लैम्डा हमको मिल जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेस रहेगा इस टॉपिक का, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें, टॉपिक डालें, है ना, प्लांक विकिरण नियम, और उसमें लिखें प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, ठीक है। लिखो प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस,
प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। इसमें प्लांक के अनुसार विकिरणों की जो ऊर्जा होती है, विकिरणों की ऊर्जा सतत नहीं होती। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस। यह ऊर्जा विविक्त होती है। दिस एनर्जी इज डिस्क्रीट। विकिरण की ऊर्जा एक न्यूनतम सुपरभाषित मान hν के रूप में होती है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इन फॉर्म ऑफ मिनिमम वेल डिफाइंड वैल्यू hν। इस hν को ऊर्जा का क्वांटा कहते हैं। hν is called quanta of energy। अर्थात विकिरणों की ऊर्जाएं hν, 2hν, 3hν, 4hν होती हैं। This means energy of radiations are hν, 2hν, 3hν, 4hν ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखें। प्लांक ने पैराग्राफ से प्लांक ने पोर्टर में उपस्थित परमाणुओं को गोलक की तरह माना। प्लांक assumed atoms are behave like a oscillator। इनमें से कुछ दोलक hν ऊर्जा के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आउट ऑफ दीज some oscillators emit radiation of energy hν। कुछ अन्य दोलक 2hν ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। Some another oscillators emit radiation of energy 2hν। फिर एक और फॉर्मूला लगा, कुछ अन्य दोलक 3hν ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। Some another oscillators are emit radiation of energy 3hν। फिर कॉमा लगा दो, डॉट डॉट डॉट, कॉमा लगा के डॉट डॉट डॉट। कुछ अन्य दोलक स्मॉल nhν ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। स्मॉल nhν ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं।
some another oscillator are emit radiation of energy nh। ठीक है, अब लिखो पॉइंट डालना तो पहले और नहीं चाहिए। प्रतिदोलक ऊर्जा, प्रतिदोलक ऊर्जा, ठीक है, प्रतिदोलक लिखो। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, आप इंग्लिश में नहीं बोलेगा, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या, ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या नंबर ऑफ ऑसिलेटर ऑफ एनर्जी E R, ये देखो मैं समझा दूं, ठीक है ना। तब E बराबर NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या, दोलकों की नंबर ऑफ ऑसिलेटर ऑफ एनर्जी NH, ये मैं क्या लिख रहा हूं, NN लिख रहा हूं, NN, ठीक है, इससे तुम्हारा क्लियर हो, माइनस कौन, अब मेरी बात सुने ध्यान से, इसकी इक्वेशन 1 क्योंकि काम में, ठीक है, यहां तक हो गए। अब ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आवाज थोड़ा इसमें दारू डाल लू, ये मैंने इसमें दारू डाल ली। हाँ भाई सुन ध्यान से, ये कैविटी थी, इसमें बहुत सारे ऑसिलेटर थे, ये इसके अंदर ऑसिलेटर पता नहीं कितना। अब इसमें से कुछ ऑसिलेटर, जैसे ये वाला ऑसिलेटर रेडिएशन निकाल रहा है एच न्यू, ये वाला भी एच न्यू का निकाल रहा है, और ये वाला भी। तो एच न्यू ऊर्जा वाले कितने हो गए, 3, है ना, ठीक है ना, एच न्यू ऊर्जा वाले कितने हो गए, 3। ऐसे ही कुछ ऑसिलेटर, मैं थोड़ा सा इधर दिखा दूं, बाहर से गलते में से दिखाना, बाहर से अंदर ही निकलती है, तो 2H बहुत हो जाएगा, ये 2H, ये 2H, और ये 2H वाले कितने हो गए, 4। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स यहाँ पे काम में ली, क्योंकि एटम है, तो एटम के लिए तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स ही काम में ली जाती है। तो इसने कहा कि जिनकी एनर्जी, जो ऑसिलेटर NH ऊर्जा निकालते हैं, NH का N का मान 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जैसे 1 ले लें, तो जो H ऊर्जा निकाल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, N1, और यहाँ पे कितनी है, वो 3, वो कितनी है, 3। ऐसे जो 2H ऊर्जा निकाल रहे हैं, 2 लगा दो, तो ये संख्या कितनी है यहाँ पे, 4। तो ऐसे NH जो निकाल रहे हैं, केवल NH, तो NH एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो NH जो निकाल रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, N, केवल NH, जो केवल NH निकाल रहे हैं उनकी संख्या है। जैसे 2H वाले कितने आइटम है, 4, 2H वाले कितने, 4, ठीक है ना, समझ गए, ओके। तो यहाँ पे जो NN क्या है, जो NH एनर्जी निकाल रहे हैं, NH एनर्जी निकाल, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है यहाँ, तो NH जो एनर्जी निकाल रहे हैं उनकी संख्या N है, तो 2H निकाल रहे हैं उनकी संख्या 4 है, तो यहाँ तो 2H आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, H निकाल रहे हैं तो H आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 है वहां, ठीक है ना, क्लियर, ओके, ठीक है, चलो
इतने इतने ऑसिलेटर NH ऊर्जा निकाल, इतने ऑसिलेटर्स में से प्रत्येक ऑसिलेटर NH एनर्जी रिलीज करता है, ऐसे बोलते हैं। इतने ऑसिलेटर्स में से प्रत्येक ऑसिलेटर NH एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। समझे? तो NH न्यू ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले दोलक के द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा, क्या लिखा मैं कि भाई अब ये जो NH ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं उनसे कुल एनर्जी कितनी उत्सर्जित हो गई, ठीक है। कुल एनर्जी कितनी हो गई, अब देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। 2H न्यू 2H न्यू 2H न्यू 2H न्यू ऐसे कितने 4, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है 4 इंटू। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल एमिट एनर्जी किसके द्वारा, उन दोलकों के द्वारा, उन ऑसिलेटर्स के द्वारा जो NH एनर्जी रिलीज कर, NH एनर्जी रिलीज कर, ठीक है ना। तो यहाँ मैं इंग्लिश वर्डों को लिखा दूंगा, तो ये हो जाएगी NH न्यू इंटू, बोलो क्या, ठीक है। इक्वेशन तब टोटल में कुल 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 उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, दोबारा बताओ, 2H न्यू इंटू 4, 1H न्यू इंटू 3 आएगा उसके अनुसार, ठीक है ना। समझिए? तो यदि मुझे कुल चाहिए तो कुल के लिए क्या करूंगा, कुल के लिए क्या करूंगा, देखो यहाँ पे क्या करूंगा, H न्यू गुणा 3 तो ये इनक्यू प्लस 2H न्यू गुणा 4, ऐसे 3H न्यू के कुछ होंगे मान लो से 5 प्लस 4H न्यू के होंगे कुछ मान लो 6, है ना। तो अपन क्या करें, सबका सम कर रहे हैं, इन सबका क्या कर रहे हैं टोटल, है ना। तो इन सबका टोटल यदि हम कर दें, है ना, इन सबका टोटल कर दें, तो टोटल कर दो तो हमारे पास कुल एनर्जी आ जाएगी, समेशन होगा, ठीक है। और इसको यहां पट कर दो, तो समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 है ई बराबर क्या आ जाएगा, समेशन होगा NH इंटू, ठीक है, समीकरण नंबर, ओके, ठीक। तो समझ गए, यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, अब ऐसे कितने ऑसिलेटर्स हैं भाई साहब, ऑसिलेटर कितने हुए, तो सबका टोटल करो, तो दो लोगों की कुल संख्या तथा दो लोगों की कुल संख्या, दो लोगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, n बराबर समेशन होगा समीकरण नंबर 5, ठीक है। यह समीकरण 5 पर मान ऐसा को टोटल कर लेंगे, टोटल 2 लाख आ जाएंगे ना बस। अब n की वैल्यू यहाँ पे पुट बाद में कर देंगे, चलो समीकरण। तो ये आ गई अपने पास कैविटी के अंदर टोटल एनर्जी, कैविटी के अंदर टोटल एनर्जी, और ये आ गई हमें कैविटी के अंदर ऑसिलेटर्स की कुल संख्या। तो टोटल एनर्जी में यदि मैं इसका भाग दे दूं, डिवाइड कर दूं टोटल एनर्जी में से, एक दोलक की या एक दोलक की ऊर्जा आ जाएगी, नहीं आएगी, ठीक है। तब प्रति दोलक ऊर्जा, इसको मैं इससे लिखता हूं En बराबर, En को मत लिखो, E लिखो ना, E बराबर E अपॉन समीकरण 4 और 5 से मान रखते हैं, तो मान रखते हैं एवरेज एनर्जी आ जाएगी NH न्यू NN अपॉन समेशन ओवर, ठीक है।
एच न्यू बाहर निकालना चाहो निकाल दो, एच न्यू समेशन ऑफ एन 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 अपॉन समेशन ऑफ, और समीकरण 1 से एन एन की वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 1 से एन एन का मान, ठीक है, ई बराबर एच न्यू एन एन है, और यहाँ पे ए एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू अपॉन समेशन ऑफ ए एक्सपोनेंशियल माइनस एन एच न्यू, ओके, ये से कट जाएगा, नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक, ठीक है। तो इसको लिखें पहले, उसके बाद कल अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, टाइम हो गया अगली क्लास का। इसको हिंदी मीडियम वाले लिखना, इंग्लिश मीडियम वाले इन लाइनों में लिख सकते हैं तो लिख लेना, तो कल बता देना मेरे को, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लें, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका पूरा डेरिवेशन अभी नहीं किया है क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके, तो कल मिलते हैं, बाय।